मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंसा प्रभावित मणिपुर की चर्चा अब यूरोपीय संसद तक पहुंच गई है। इस बीच भारत ने बुधवार को अपना बयान जारी कर कहा कि हमने यूरोपियन यूनियन के सांसदों से स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है, लिहाजा चर्चा के दौरान वह इस बात को याद रखें। दरअसल मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संघ में चर्चा की गई और इस पर बुधवार को चर्चा की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर प्रेस से बात करते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि यूरोपीय संसद में इससे जुड़े सांसदों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूरोपीय संसद आज मणिपुर पर चर्चा करने वाली है। हमारे विदेश सचिव ने यूरोपीय लोगों से कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। यह निश्चित रूप से भारत का आंतरिक मामला है, जिस पर अभी तक प्रधानमंत्री चुप हैं और कोई भी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मणिपुर नहीं गया है। जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर हमारी संसद में भी इस पर बहस की अनुमति दी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में मणिपुर पर बहस में भाग लेंगे और बोलेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर में बीते 2 महीनों से संघर्ष का माहौल है। 3 मई को शुरू हुई सामुदायिक झड़प में अब तक 120 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि वोटों की गिनती मंगलवार 11 जुलाई को शुरू हुई थी, जो कल बुधवार 12 जुलाई को भी जारी रही। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हुई चुनावी हिंसा को लेकर कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाओं में लोगों की मौत होने से वह दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनकी सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 8 जून को चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद से चुनाव संबंधी हिंसा में 19 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर उनकी ही पार्टी के थे। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहाँ है? जब असम एनआरसी को लेकर जल रहा था, ये टीम कहाँ थी? ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहाँ होती है? जब उत्तर प्रदेश में 67% सीटों पर मतदान नहीं होते, रेसलर अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब कहाँ थी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी? यहाँ पश्चिम बंगाल में 2 साल के अंदर इतनी टीमों और आयोगों ने बंगाल का दौरा किया। करीब 154 टीमें बंगाल का दौरा कर चुकी हैं। ये बीजेपी प्रोटेक्शन कमेटी है, ना कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी की 4 सदस्यीय तथ्यान्वेषी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी राज्य के दौरे पर है और इस कमेटी का नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान अभी थमा नहीं है। डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन अभी तक उन्हें कोई विभाग आवंटित नहीं किया गया। इस बीच अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इस पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा कि राज्य के सीएम और 2 डिप्टी सीएम इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है। राज्य में ट्रिपल इंजन सरकार की वैसी ही स्थिति है जैसे कि 3 पैरों वाला एक जानवर 100 मीटर की रेस जीतने की कोशिश कर रहा हो। महाराष्ट्र में नवनियुक्त 9 मंत्रियों के पास करने को कोई काम नहीं है, क्योंकि उनको अभी तक उनके विभाग आवंटित नहीं किए गए। देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य 20 मंत्रियों में से कोई भी अपना विभाग छोड़ना नहीं चाहता। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी और वह यहाँ कोई मुद्दा लेकर नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुद्दे होते तो हम सरकार में शामिल ही नहीं होते। यह एक शिष्टाचार भेंट थी, यह केवल समीक्षा बैठक थी और इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को कहा कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ विधि आयोग को अपना प्रतिवेदन भेज दिया है। खबरों के मुताबिक इसमें समान नागरिक संहिता लागू न करने की केंद्र से सिफारिश करने का आग्रह किया गया है। राज्य के सत्तारूढ़ डीएमके ने विधि आयोग को सौंपे गए अपने प्रतिवेदन में दलील दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विभाजनकारी है, यह शांति व सद्भाव में खलल डालेगी। डीएमके ने अपनी दलील में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आश्वासन, संवैधानिक प्रावधानों, संविधान सभा की चर्चाओं, विषय पर कानून बनाने के राज्य के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, आदिवासियों के विशिष्ट रीति रिवाज, हिंदू संयुक्त परिवार की अवधारणा और जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए एक समान जाति संहिता की जरूरत का उल्लेख किया है। डीएमके ने विधि आयोग से कहा है कि भारत की सुंदरता सदा से इसकी विविधता में रही है। ऐसे में राजनीतिक फायदे के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा विभाजनकारी कानून पेश करना शांति, स्थिरता और तमिलनाडु में धार्मिक समूहों के बीच
सद्भाव में खलल डालेगा। पार्टी ने कहा कि इसलिए लोगों के हित में इसकी जरूरत नहीं है। डीएमके ने कहा कि जातीय धार्मिक समूहों में टकराव मणिपुर जैसी व्यापक हिंसा की ओर ले जा सकता है। इसे रोक पाने में केंद्र और राज्य सरकारें असमर्थ हैं। पार्टी ने कहा कि सभी नागरिकों के अधिकारों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका तमिलनाडु में धार्मिक लोकाचार, कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता पर संभवतः विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। प्रतिवेदन में कहा गया है कि विवाह और तलाक पर केंद्र और राज्य दोनों की समान शक्तियां हैं तथा कानून लागू करने के लिए राज्यों की शक्तियों को छीनना असंवैधानिक और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है। राजधानी दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद अब वहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यमुना नदी में हरियाणा के हथेनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके बाद से ही यमुना नदी उफान पर है और बुधवार रात 10 बजे तक यमुना का जल स्तर 208.05 मीटर तक पहुंच गया, जो कि आज सुबह 8 बजे तक 208.30 मीटर तक पहुंच सकता है। बता दें कि यमुना का जल स्तर बढ़ने से यमुना बाजार की दीवार से पानी रिसने लगा है और उत्तरी दिल्ली की एक प्रमुख सड़क तक आ गया है। कश्मीरी गेट, रिंग रोड, आईटीओ पर भी पानी भर गया है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली से मध्य दिल्ली और कनॉट प्लेस तक आने जाने के कुछ रास्तों पर भी यमुना का पानी आने लगा है। अब ऐसे में बाढ़ के खतरे को भांपते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 12 बजे होगी। एलजी वीके सक्सेना ने यमुना नदी का निरीक्षण करते हुए संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों को तैनात किया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को निकाला जाएगा। एलजी ने उम्मीद जताई कि अगले कुछ दिनों में यमुना का जल स्तर कम हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा के हथेनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाना कम हो गया है। कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उज्जवल भुइयां और एसवी भट्टी को नियुक्त किया गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से बीते हफ्ते उनकी पदोन्नति की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोनों जजों की नियुक्ति की जानकारी देते हुए ट्वीट कर लिखा कि भारत के संविधान की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद जस्टिस उज्जवल भुइयां और एसवी भट्टी को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें कि जस्टिस उज्जवल भुइयां वर्तमान में तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस एसवी भट्टी केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं इस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 30 जज हैं और 4 जजों के पद खाली हैं। अब 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद यह संख्या 32 हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।